नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को आगे करते हुए। आज हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985। इसे किस नाम से जानते हैं, क्या खास बात है, इन सब के बारे में विस्तार से एक एक शब्द की चर्चा करेंगे। और आज के बाद जो तुम 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये तक मंथली जीएस पढ़ते हो इंडिविजुअल, उसमें भी इतने अच्छा तरीके से नहीं पढ़ाएगा, उसकी मैं गारंटी लूंगा। और जितना मैं पढ़ा दूंगा फ्री में 10 मिनट की वीडियो, खाली शांति से बैठ के एक जगह देखना, उस पर विचार करना, हर एक शब्द पे विचार करना। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक दिया है और इंस्टाग्राम में कर। कुछ भी डाउट हो, एक भी शब्द को आपको बिल्कुल जरा सा डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। आपका निवारण, डाउट का निवारण ही मेरा परम कर्तव्य है। निरंतर पिछले 2 सालों से हम इसी पे कार्य करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कई सारे, कम से कम 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन अब तक करा चुके हैं, ठीक है। तो खैर, कभी उन लोगों से मौका मिलेगा तो रूबरू क्लास करवाएंगे, इंटरव्यू सेशन कराएंगे और फिर बात कराएंगे। अभी वो लोग अपनी स्थिति पे हैं तो वो समय भी लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। हाँ, जब तक कि तुम, हो सकता है उसमें भी तुम्हारी लिस्ट में नाम आ जाए। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985 पे, ठीक है। तो ये है क्या? देखो, सबसे बड़ी बात क्या हुई, 1960 और 1970 के दशक में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि आया राम गया राम पर। आया राम गया राम पर कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कब आया? 1960 और 70 के दशक में क्या आया? आया राम गया राम। ये क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये कह दो आया राम क्या है, गया राम क्या है। तो देखो, 1960 1970 में क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कभी चर्चा नहीं की गई थी, ना कोई विशेष कानून था। तो क्या हो रहा है कि कोई सांसद है या विधायक है, ठीक है, कोई सांसद है या विधायक है, ये क्या कर रहे हैं, मान लो ए पार्टी से जीत गए और बी पार्टी में चले जा रहे हैं, यानी ये अपने दल से, जिस दल से जीतते हैं उसको बदले में दूसरे दल में चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर कोई कानून तो था नहीं कि मैं आपको अयोग्य घोषित, अगर आप ए से बी में जा रहे हो तो आपकी वैधता खत्म है, ऐसा कोई कानून नहीं था। वही कानून 52 अमेंडमेंट ऑफ 1985 द्वारा बनाया जाता है, यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं दल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून। दल का मतलब दल, अपने जिस दल यानी किसी पार्टी में हो उसका विरोध करना, दल विरोधी कानून, यही बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। उसके बारे में एक सबसे, तो आया राम गया राम कॉन्सेप्ट क्या था, कोई सांसद मान लो ए से जीत के आया वो बी में पहुंच जाता है, कोई विधायक है ए से जीत के आया बी में पहुंच जाता है। इसका सीधी सी बात है कि ए ने मान लो कितनी 30% वोट, मान लो इन्होंने पाई 45%, ऐसे समझो, इनकी 45 सीटें ए की और इनकी 55 सीटें हैं, ठीक है। तो बी को क्या लग रहा है कि कब ये हमारे जो 55 तो हैं, लेकिन 55 में से 7 8 जो भी, मान लो 7 से लेकर 8 सदस्य क्या हुए, कभी भी ए की तरफ जा सकते हैं, कभी भी एक तरफ जा सकते हैं। तो इन्होंने लॉलीपॉप क्या दिया कि भाई अगर 7 8 यानी 55 इधर है, 45 इधर है, अगर 7 8 इनकी तरफ आ जाए तो 52 इनके हो जाएंगे, इनके कम हो जाएंगे, और जैसे ही इनके कम हो इनकी सरकार गिरी, इनकी सरकार बनी। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं इनकी ही पार्टी के कुछ सदस्यों को क्यों ना तोड़ लूं, इनके पार्टी के कुछ सांसदों या विधायक से बात की, जो भी, अगर राज्य विधानमंडल की बात हो रही तो राज्य में विधायक, विधानमंडल मतलब विधायक है, अगर केंद्र की बात हो रही यानी सांसद की बात हो रही, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनके कुछ विधायक को हम अपनी तरफ ले लेते, यानी बी ने सोचा कि ए के कुछ विधायक को हम अपनी तरफ ले लेते। इन्होंने क्या कहा कि इनके कुछ विधायकों से बात की, कहा कि भैया अगर आप हमारी तरफ आ जाओगे तो मैं आपको अपने पार्टी में इस पद पर, यानी पद का लाभ के पद को दिया, उच्च पद का उच्च पद या लाभ के पद को कुछ ऐसा न्योता दे दिया कि ये सोचे यार यहाँ तो हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही। मान लो यहाँ पे कोई नॉर्मल मंत्री, कोई मंत्री नहीं, सिर्फ और विधायक है ए की तरफ से, और बी की तरफ से ऑफर आ जाए आप हमारी तरफ आ जाओ, हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर में रख लेंगे, यानी अपनी जो राज्य की कैबिनेट मिनिस्टर हो गई उसमें रख लेंगे। तो भाई ये सोचेगा, हर इंसान सत्ता के लिए मरता है, सीधी सी बात है। जो भी नेता, कोई भी नेता हो सत्ता के लिए मरता है, कोई भी नेता हो, एक दो एक्सेप्शन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर मोस्टली इंसान भारत में क्या है,
सत्ता के लिए मर रहा है। आप सभी को पता है कि जैसे कुछ युवा भारत में इंटर पास नहीं हुए, युवा छात्र नेता, कर्मठ एवं जुझारू युवा नेता, कर्मठ एवं जुझारू युवा नेता, मतलब जैसे इंटर पास हुए नहीं, उनको खुद नहीं पता कि नेता का मतलब क्या होता है, और अपनी गाड़ी में लिखवा ले युवा नेता है। युवा नेता, उनको खुद नहीं पता नेता का मतलब क्या होता है, नेता का वर्ग क्या होता है, उसको पता नहीं, डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो पूछ लीजिए नेता का वर्ग क्या होता है। लेकिन युवा नेता, कार्यकर्ता, फलानी पार्टी का, तो वो चीज, अगर सीधी सी बात है, अगर बी ने ऑफर कर दे इनके सामान्य विधायक को, और ये सोचेंगे भाई यार इस पार्टी में मुझे तो कोई वैल्यू मिली नहीं, अगर मैं बी में चला जाऊं तो मुझे वहां कैबिनेट का दर्जा मिल सकता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ ए से बी में चलेंगे क्योंकि इनको कैबिनेट का दर्जा चाहिए। और इसी को क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी तक क्या था, 1960 से 1970 के दशक में आया राम गया राम चल रहा था। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट था कि यानी कोई सांसद या विधायक एक पार्टी से जीता, वो बी पार्टी में चला जा रहा है। तो इस समय क्या हो रहा था कि किसी भी समय किसी की सरकार जो सत्ता पक्ष में वो गिर सकती है, किसी की सरकार जो सत्ता पक्ष में नहीं वो बन सकती है, ठीक है। तो यानी ये निरंतरता देश के लिए खिलाफ था, तो इसीलिए एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ी जिससे अगर कोई विधायक या सांसद अपनी जिस पार्टी से चुनकर आया है, अगर उसके साथ नहीं है, उसको छोड़ के जा रहा है, तो उसके उस सांसद या विधायक, उसके विधायक की जिस वो जगह से जीत के आया उसको निरस्त कर दिया जाएगा, यानी उसको रद्द कर दिया जाए, ऐसा कुछ कानून बनाया जाए। तो बस उसी कानून से रिलेटेड क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल विरोधी कानून। दल विरोधी कानून का मतलब अब आपको पता चल गया, अगर ए बी में जा रहा है, वो सांसद है, तो उसकी सांसद की जो पद की गरिमा है उसको समाप्त की जाएगी, यानी उसको सांसद की पद उससे छीन लिया जाएगा, सीधी सी बात। ये क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसकी जरूरत कब पड़ी, तो 1960 और 70 के दशक के बाद सरकार ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ये आया गया राम वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको भाई खत्म किया जाए, क्योंकि इस तरह देश में विकास नहीं होगा। जब कोई निरंतर सरकार ही नहीं बन पाएगी, सिर्फ सरकार एक दूसरे के सत्ता में आने के लिए तोड़ मरोड़ करती रहेगी एक दूसरे के सांसद विधायक को, तो देश में विकास नहीं हो पाएगा। और इसी को लेकर एक ठोस कानून बनाया जाता है, जिससे हम किस अमेंडमेंट द्वारा, 52 अमेंडमेंट 1985 द्वारा क्या बता ऐड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, दल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन, दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो अगर पूछा जाए, सीधी सी बात है कि 10वीं अनुसूची में क्या कहा, पहली बात तो ऐसा आ जाएगी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो कौन सी जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब पूछ ले अगर दूसरा क्वेश्चन कि 10वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल विरोधी कानून, ठीक है। अब पूछ ले अगर तुमसे कि दल विरोधी कानून में देखो ये वाला क्वेश्चन आरओपीसीएस में जो बताने जा रहे हैं कि किस आधार पर योग्य अयोग्य लगाया जाता है, यानी जो कोई भी सांसद है किस आधार पर योग्य बच सकता है, कुछ एक्सेप्शन है, और किस आधार पे अयोग्य है। तो देखो हमें अभी बस जान लेना है, उसके बाद इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पहले जानना है ना कि 52वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, फिर उसी आधार पे बताएंगे क्या अयोग्य किस आधार पे किया जा सकता है, या कुछ उसके एक्सेप्शन है उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो पहले हम जानते हैं, इतनी बात समझ में है ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, किस दशक में, 1960 और 70 के बीच में क्या है, आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट आया, उसी के दौरान इसी के लिए इसमें संशोधित किया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा, जिसमें क्या संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या, दल विरोधी कानून। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहा है तो उसके सांसद या विधायक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इतनी सीधी सी बात है, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये बात तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक नॉलेज था, इसको जानना ही जानना था, तभी आप एग्जाम कर पाओगे। जो कोई भी अगर अब आपसे कोई भी एग्जामिनर पूछेगा तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं भूलोगे, अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो भी गलती है भाई आपकी है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, ठीक है। तो फिर अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर करते रहना यार भाई लोगों, क्योंकि तुम्हारी सहायता से ही हम कुछ बड़ा बन पाएंगे और तुम्हें भी दे पाएंगे। और जिस दिन से लाइव क्लास ले लिए उस दिन से कसम है कि अगर तुम्हारे लिए हम लाइन ना लगा दें सिलेक्शन की, तो अभी बस थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा समय दीजिए हमें कि हम लाइव क्लास के लिए आप सभी के लिए उपलब्ध हो पाए, ठीक है। तो फिर देखते हैं 52वें संविधान यानी 52 अमेंडमेंट ऑफ
इंडियन 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। एक और क्वेश्चन बनता है 52वां संविधान संशोधन का हुआ तो किस सन में हुआ, 1985 में। ये स्टेटमेंट या क्वेश्चन बन के आता है। तो अब हम जानते हैं इस अमेंडमेंट में क्या हुआ। तो देखो इसमें सीधी सी बात है, इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत संसद और राज्य विधानमंडल के, इस अमेंडमेंट के तहत क्या क्या गया, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, यानी कि जो विधायक होंगे, सांसद होंगे, दल बदल के मामले में आयोग ठहराने की। अच्छा एक बात और बता दें, इसमें चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, सबके सदस्य होंगे, चारों के, लोकसभा, राज्यसभा विधान राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, यानी चारों के सदस्य होंगे। ये नहीं किसी भी सदस्य हो, ठीक है। और मनोनीत वाला भी, जो मनोनीत किए जाते हैं, अगर वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो उनकी पद को हटा दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आगे बताते हैं किस आधार पे होगा, ठीक है। तो देखो इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में आयोग ठहराने की व्यवस्था की गई, यानी आयोग ठहराने की व्यवस्था है। इसके विस्तार के लिए संविधान में क्या 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, यानी इसके विस्तार के लिए, इस कानून के विस्तार के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान को किस अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में। तो अगर पूछ ले कि किस अमेंडमेंट द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ। अगर तुम्हें यह बात समझ में आई है तो अब हम तुम्हें दो चीजें बताएंगे कि किस आधार पे आयोग घोषित किया जा सकता है, और अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसी पार्टी के, जिस पद से सिलेक्ट होता है जिस पार्टी की तरफ से, उसको अगर सदस्यता छोड़ देता तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। उनके बाद दो चीजें हैं जिनके बारे में विस्तार से जानकारी ले लो, और उसके बाद फिर बताएंगे एक और छोटी सी बात, वो रामबाण होगी, उसके बाद समाप्त। तो बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, चर्चा करते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किस किस आधार पे इनको आयोग घोषित किया जा सकता है। और ये आधार जो हैं आपको जानने हैं, ये आधार आपको जानने हैं, क्योंकि भविष्य में आप सारे में से कई सारे लोग होंगे जब नौकरी कर होंगे तो क्या बनेंगे, नेता बनेंगे, तो उनको भी ये आधार जानने हैं। और नौकरी के साथ साथ नेता बनोगे, जब तुम्हारे पास खूब सारा पैसा, नेता बनोगे तो वो आधार भी पहले जान लो, तभी तो नेता बन पाओगे ना, ठीक है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते, कहाँ, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ तो जानना ही जरूरी है। तो देखो आयोग घोषित किए जाने के आधार, आयोग घोषित किए जाने के आधार, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से, यदि एक निर्वाचित सदस्य, यानी ये सांसद हो या विधायक हो, दोनों कॉन्सेप्ट में चलेगी ये चीज, ठीक है। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, राज्यसभा को, लोकसभा को, राज्य विधानसभा को, राज्य विधान परिषद को, किसी भी सदस्य का हो, सदन का हो, उसके कॉन्सेप्ट में चलेगी। यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल को सदस्यता को छोड़ दे, मान लो कि एक कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस की पार्टी से सदस्य बन के आया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से सदस्य बन के आया, और वो स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से अगर सदस्यता दल की, राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ रहा है तो उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा, तो उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा। पहली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कांग्रेस से आए और आप स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल से सदस्यता को छोड़ रहे हैं तो क्या आपको आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यानी आप जो भी सदस्य बन के गए, सांसद या विधायक, उस आधार पे आप नहीं रह सकते। दूसरी बात, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, सीधी सी बात है, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब कह दो कि भैया ये बताओ, जब कोई निर्दलीय है वो किसी पार्टी को शामिल हो जाता, तो मान लो किसी पार्टी में, मान लो उत्तर प्रदेश सरकार है, ठीक है, मैं निर्दलीय हूँ और मैं जीत गया अपने यहाँ से, और मैंने किसी पार्टी को, मान लो बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, तो उस आधार पर मैं आयोग घोषित हो सकता हूँ। लेकिन अगर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और मेरी इच्छा है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसकी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण की और ना उसकी पार्टी में शामिल हुआ, उस आधार पे मैं आयोग घोषित नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, एक मिरर कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, कि बस यही कॉन्सेप्ट आप किताब में पढ़ तो सब कुछ लगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। और यही बात है कि अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य है, मैं निर्दलीय निर्वाचित हूं, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं,
कि हाँ मैं आपके यहाँ पूर्ण बहुमत में आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपकी पार्टी की सदस्यता नहीं ज्वाइन की है और ना मैं आपकी पार्टी का सदस्य बन गया हूँ। सिर्फ मैं सदस्य हूँ, मैं विधान परिषद का या विधानसभा का या संसद के मैं किसी सदन का सदस्य हूँ, लेकिन मैं निर्दलीय हूँ। मैं जिस जगह से चुन के आया हूँ वहां मैं निर्दलीय हूँ। मैं किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ग्रहण करूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य था कि आप अच्छे कार्य करेंगे, इसलिए मैंने आपके साथ जोड़ लिया खुद को। ठीक है, बस ये होता है, और बाकी निर्दलीय ही रहेगा। ये एलियंस वाला सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य, मान लो मैं निर्दलीय हूँ, जीत के आ जाऊँ, बीजेपी को ज्वाइन कर लूँ, तो उस आधार पे हमारी क्या होगी, उस आधार पे हमारी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में। उसके बाद तीसरी बात क्या बताइए, पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट करना। मान लो मैं बीजेपी को हूं और अरे मान लो ऐसे नहीं, बीजेपी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं, मैं मान लो कांग्रेस को हूं और कोई बात ऐसी है कि बीजेपी सरकार कार्य कर रही है और अच्छा लगा मुझे, तो मैंने क्या किया, पार्टी कह रही कि नहीं वोट करना है और मैंने वोट कर दिया। तो उस आधार पे अगर मैं पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट करूंगा तो उस आधार पे भी हमारे ऊपर क्या लगेगा कि दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसके तहत भी हमारी योग्यता को आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यानी जो हमारा पद है उसको आयोग घोषित कर दिया। ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। दूसरी बात, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से दूर रखे, अगर मैं कांग्रेस को हूं और मुझे सोच रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा कि आप नहीं में वोट करेंगे, यानी आप नहीं में इसके विरोध में वोट करेंगे, और मैं कह दूंगा नहीं मैं वोट ही नहीं करूंगा, तो उस आधार पर भी आप क्या करेंगे, उस आधार पे आपको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उस आधार पे भी आपका अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवी बात क्या है, 6 माह की समाप्ति के बाद, ध्यान दीजिएगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने गौर से बता रहा हूं कि 6 माह की समाप्ति के बाद, मान लो जब किसी 6 माह की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य, मैंने राष्ट्रपति ने मनोनीत किया किसी सदस्य को और 6 माह की समाप्ति के बाद वह किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। मान लो राष्ट्रपति ने किसी सदस्य को मुझे मनोनीत कर दिया लोकसभा में, ठीक है, राज्यसभा में मुझे मनोनीत कर दिया, मैं शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य किया और मुझे राज्यसभा का सांसद का पद दे दिया गया। ठीक है, 12 में शिक्षा भी आती ना, और उसमें मुझे मिल गया। ठीक है, और उसके बाद मैं 6 महीने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लूँ, तो उस आधार पर भी जो मैं मनोनीत सदस्य हूँ वो वाली भी मैंने मतलब जो शिक्षा से सांसद बन के गया था वो वाला पद हमारा हटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, उस आधार पर भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये 5 आधार हैं जिन आधार पे आपकी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा संसद के किसी भी सदन में हो। ठीक है, ये बेसिक 5 आधार हैं, आप इनको नोट्स बना सकते हैं या समय समय पर आप इनका रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और जब भी कोई डाउट हो तो भैया से हम हैं, जिंदाबाद हैं। ठीक है, जैसे वो एक सीरीज नहीं थी वेब सीरीज जीतू भैया वाली, वैसे वो जीतू भैया वहां सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं, हम तुमको बताएंगे। ठीक है, जीतू भैया की बराबरी तो नहीं कर सकते लेकिन उनके रास्ते पे हम जरूर चल सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ इसके अपवाद हैं जिनको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। वो अपवाद का क्लियर कर लेते हैं डाउट, उसके बाद बस खत्म, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका 52वां संविधान। चलिए वो देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो बस देखते हैं 2 अपवाद की बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर आपने एक्सेप्शन नहीं देखा तो फिर आप पूरा वीडियो गलत देख रहे हैं, फिर तो आपको देखने का कोई फायदा ही नहीं मिला, क्योंकि अगर किसी चीज का एक्सेप्शन है यानी अपवाद है तो उसको जानना जरूरी है, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे। मान लो मैंने इतना पढ़ा दिया, पूरी मेहनत मेरी बेकार जाएगी अगर आपका ये क्वेश्चन सही नहीं हुआ। तो इसलिए ये 2 सेकंड का 2-3 मिनट का जो आगे का वीडियो होता है इसको जरूर पूरा वीडियो ध्यान से देखें, गारंटी के साथ है भाई कि कभी दिक्कत ही नहीं होनी है, निश्चित तौर पर, मुझसे क्या किसी से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपवाद क्या है। ठीक है, अपवाद क्या है, अपवाद है यदि कोई व्यक्ति, यहां पे कोई लिख दो, यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद का अध्यक्ष चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता। मान लो कि उत्तर प्रदेश में हृदय नारायण दीक्षित है, ठीक है, वो क्या है इस समय अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, और ये चाहे तो ये बीजेपी से अध्यक्ष चुने गए, ये चाहे तो बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है,
केंद्र में देखिए तो लोकसभा में स्पीकर कौन है इस समय? ओम बिरला साहब हैं। अगर ओम बिरला साहब चाहें तो बीजेपी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। यानी ओम बिरला साहब किससे चुने गए? बीजेपी से चुने गए ना, तो वो चाहे तो बीजेपी से इस्तीफा दे सकते हैं। जब वो पद छोड़ दें, यानी जब वो स्पीकर का पद छोड़ दें, तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इस आधार पर इनके ऊपर यह दल विरोधी कानून नहीं लगाया जाएगा। इस आधार पर इनके ऊपर दल विरोधी कानून नहीं लगाया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो स्पीकर होता है और जो अध्यक्ष होता है वो किसी पार्टी के हित में नहीं कार्य करता है, वो देश के हित में कार्य करता है, वो राज्य के हित में कार्य करता है, वो अच्छे के लिए कार्य करता है। ना कि वो अगर लोकसभा में बीजेपी तो बीजेपी के पक्ष में बोलेगा या अपोजिशन के पक्ष में बोलेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ वो बोलेगा जो रियलिटी है, जो सच्चाई है। इसीलिए हमारे यहाँ पे इस लोकतंत्र में इतना सब कुछ होने की बात, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष की इतनी क्वालिटी या इतनी इक्वालिटी दिखाई गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है। जब वो पद छोड़ देता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है, और इस आधार पर उसके ऊपर दल विरोधी कानून का केस नहीं लगाया जा सकता, यानी उसके ऊपर दल विरोधी कानून नहीं लागू होता है। और दूसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि किसी के 1/3 यानी 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान के पक्ष में वोट किया, यानी कि मान लो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में 75 विधायक चुन के आए, ठीक है, 75, तो इसका 1/3 कितना होगा? 25। अगर 25 विधायक कह दें कि मैं बीजेपी में विलय करना चाहता हूँ, बीजेपी में विलय करना चाहता हूँ, तो उस पार्टी को किसी पार्टी में विलय किया जा सकता है। अगर ये कहते हैं बीजेपी को मैं विलय करना चाहता हूँ, तो इनको विलय कर दिया जाएगा, क्योंकि 1/3 75 में अगर 25 कह रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कांग्रेस तो कभी करेगी नहीं। मान लो कि मैं कह दूं बसपा सरकार आ गई, बसपा यानी बीएसपी आ गई। मान लो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो जाए और बीएसपी के 75 विधायक हो जाएं, ठीक है, बीएसपी के 75 विधायक, जिनमें से 25 सोचे कि मैं बीजेपी में मिलना चाहता हूं, ठीक है, अगर 25 ने विलय के पक्ष में वोट कर दिया तो उसको जो 75 विधायक हैं वो किसमें? बीजेपी में मिल सकते हैं। और इस आधार पर अयोग्य उनके जो विधायकी पद है उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया। तो यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यदि पहली बात क्या बताइए, अपवाद में एक्सेप्शन में पहली बात क्या बताइए, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष, यार मतलब कोई व्यक्ति है स्पीकर लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी हो या अध्यक्ष हो, उस आधार पर वो जिस पार्टी से चुनकर स्पीकर बनाया गया है उस आधार पर उस पार्टी से इस्तीफा दे सकता है। और जैसे ही अपने पद से इस्तीफा या अपने पद उसका कार्यकाल कंप्लीट होता है उसके बाद वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। इस आधार पर उस पर क्या दल विरोधी कानून नहीं लागू हो सकते। उसके बाद दूसरी क्या बात बताएगी, अगर किसी पार्टी का 75 में से अगर 25 यानी किसी पार्टी में 1/3 सदस्य विलय के पक्ष में मतदान करते हैं तो उस दौरान पर भी उनके जो विधायकी या संसदीय जो भी है उस दौरान पे उनके पद को उनसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, यानी उन पर दल विरोधी कानून नहीं लागू किया जा सकता। यही था 52वां संविधान संशोधन यानी 52 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985, यही था। इसके दौरान छोटी सी रिकॉलिंग, 52 में जो क्या हुआ 1985 में, इसके दौरान क्या 10वीं अनुसूची जुड़ी है। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ, दल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके तहत क्या सांसद और विधायकों को क्या आयोग घोषित किया जा सकता है। कौन से आधार थे मैंने बताया 5 आधार, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन बता दिया, पूरा कानून बता दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, दबा के फैला दो, सारी दुनिया में आंख लगा दो। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।